फिर से आप सभी दर्शकों का स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं न्यू एनसीईआरटी क्लास 8th की जो अपनी ज्योग्राफी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 जो इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में हम क्लास 9th की बुक स्टार्ट करेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है मानव संसाधन। मानव संसाधन में हमने उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया है जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए लाभदायक हो। यहाँ हम आपको जो बिंदु बताते हैं उनको चित्रों के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हर बिंदु आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वही आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना टॉपिक नंबर 5। लेसन चैप्टर 5 नंबर है ह्यूमन रिसोर्सेज। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए हम जो कठिन शब्द हैं उनका इंग्लिश वर्जन भी ब्रैकेट में लेके आए हैं ताकि उनको समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला बिंदु है आज का प्रकृति की देन। मतलब जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो हमें जो देता है और हम अपनी नीड और कैपेसिटी के अनुसार, मतलब अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार उस प्रकृति की देन को संसाधन में हम बदल देते हैं। तो ये मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार उसको बदलता है। जैसे प्रकृति हमें मान लो पेड़ पौधे देती है तो उस पेड़ पौधे का क्या क्या उपयोग है वो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार उसका उपयोग करता है। कोई ईंधन के रूप में जलाता है, कोई उसकी चारपाई बनवा लेता है, कोई उसके खिड़की दरवाजे बनवा लेता है, कोई उसके टेबल कुर्सी बनवा लेता है। तो लोग अपनी आवश्यकता और ज़रूरत के अनुसार, अपनी योग्यताओं के अनुसार उसको बदल देते हैं। यही इसमें बताया गया है। दूसरा बिंदु है PMKVY, मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है इसको 2015 ईस्वी में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से लेकर 2020 तक जो साल है वहाँ तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। इस योजना का क्या एम, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है संभाव्य और मौजूदा जो रोजगार अर्जक हैं उनको गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना। मतलब इसका क्या उद्देश्य है और इसका क्या लक्ष्य रखा गया है वो सब कुछ इस बिंदु में बताया गया है। अब हम चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है भूपृष्ठ पर फैले लोग जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहलाते हैं। मतलब इस भूमि पर जितने क्षेत्र में लोग फैले हैं वो जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहलाता है। विश्व की 90% जनसंख्या जो है वो 30% भाग पर निवास पर करती है। मतलब जो 90% विश्व के लोग हैं वो केवल पृथ्वी के 30% भाग पर ही निवास करते हैं। बाकी 70% भाग जो है वो पठारों, नदियों, समुद्रों, महासागरों से घिरा हुआ है, जिससे जनसंख्या वितरण का असमान, जो जनसंख्या वितरण है वो असमान बना हुआ, मतलब वो इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। क्योंकि 50-50 होता तब तो वो बैलेंस हो जाता। अब ये 70-30 है तो ये बैलेंस में नहीं है। तो अब क्या होगा? अब हम बात करें अगले बिंदु की। तो अगला बिंदु है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका जो है वो घने बसे क्षेत्र है। ये हम आपको मैप के माध्यम से अभी दिखाने वाले हैं। जबकि उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जो हैं वो और उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वत और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मतलब कौन से एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं और कौन से एरिया में, कौन से क्षेत्र में कम लोग रहते हैं वो हम आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे। विषुवत जो है इसके दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में अधिक लोग रहते हैं। विषुवत क्या होता है? 0 डिग्री की जो लाइन है वो
पूरे विश्व को दो भागों में बांटती है। तो 0 डिग्री के ऊपर कर्क रेखा की ओर उत्तरवर्त होता है और 0 डिग्री से नीचे मकर रेखा की ओर दक्षिणवर्त होता है। तो दक्षिणवर्त जो है उसकी अपेक्षा उत्तरी जो क्षेत्र है उसमें भूमध्य रेखा के ऊपर जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिक लोग निवास करते हैं। फिर हम बात करें अगले बिंदु की, मतलब विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग जो हैं वो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं। मान लो एक भाग पूरा है तो उस एक भाग का 3/4 हिस्सा, मतलब शेष बच गया 1/4। तो ये 3/4 हिस्सा जो है वो एशिया अफ्रीका महाद्वीप में रहता है और बाकी जो महाद्वीप है उसमें केवल 1/4 भाग लोग ही रहते हैं। विश्व के 60% लोग जो हैं वो 10 देशों में रहते हैं, मतलब 40% लोग तो बाकी अन्य देशों में और 60% लोग तो केवल 10 देशों में ही निवास करते हैं। अब हम चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें सातों जो महाद्वीप हैं उनके लोगों को दर्शाया गया है। तो आप देखोगे विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में ये अनुपात निकाला गया है। तो हम बात करें जो ऐसे कलर के लोग हैं तो ये ऐसे कलर के यहाँ हैं, मतलब ये एशिया में रहने वाले लोग हैं। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या बसी हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हो एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। फिर हम इस प्रकार के चित्र वाले लोगों में चलते हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं। ये यूरोप महाद्वीप को दर्शाते हैं, मतलब एशिया महाद्वीप से कम जो जनसंख्या है वो यूरोप महाद्वीप में है। फिर हम बात करते हैं ऐसे कलर के लोग, तो ऐसे कलर के लोग ये इस लाइन में बने हुए हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाते हैं, मतलब अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या ये हमें बता रहे हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया में, फिर यूरोप में, फिर अफ्रीका में। फिर ऐसे कलर के जो इंसानों के चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं वो मध्य व दक्षिण अमेरिका आपको दर्शा रहे हैं। तो ये आपको मध्य व दक्षिण अमेरिका वाले दर्शा रहे। आगे हम बात करें तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है उसमें ये लोग रहने वाले हैं। तो मध्य व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप वाले तो ये हो गए ऐसे कलर वाले, और ये उत्तर अमेरिका वाले ये हो गए। ये ग्रीन वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये ओशिनिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को निर्धारित करते हैं। तो ये जनसंख्या विश्व के प्रत्येक 100 लोगों में यहाँ पर दर्शाई गई है। फिर हमने अगले बिंदु में पढ़ा था कि 60% जो जनसंख्या है वो विश्व के 10 देशों में रहती है। तो यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर वो 10 देश आपको दिखाई दे रहे हैं। इन 10 देशों में 60% जनसंख्या निवास करती है। सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो नीचे आपको 0, 200, 400, 600 ये जनसंख्या दर्शाई गई है मिलेनियम में, और इधर ऊपर चलें तो ये यहाँ पर देश दर्शाए गए हैं। सबसे पहले हम बात करें चीन, तो चीन की ये रेड लाइन है, ये जा रही है 1400 से कुछ कम, मतलब 1300 मिलेनियम से अधिक और 1400 से कम, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अगर हम बात करें तो वो है चीन। चीन में सर्वाधिक जनसंख्या है विश्व में। दूसरे पर बात करें तो भारत देश आता है। भारत देश की जनसंख्या यहाँ पर दर्शाई गई है 1200 मिलेनियम, तो ये दूसरे नंबर पर आता है जनसंख्या के हिसाब से। फिर USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान, तो ये वो 10 देश हैं जो सर्वाधिक आबादी वाले देश हैं। फिर हम अगले बिंदु में बात करते हैं जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। पृथ्वी पृष्ठ के 1/3 क्षेत्र अर्थात कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जैसे कि 1 किलोमीटर है उसमें मान लो 200 व्यक्ति रहते हैं, तो ये वहाँ के 1 किलोमीटर की जनसंख्या हो जाएगी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये इस प्रकार से यहाँ दर्शाई गई है। संपूर्ण विश्व की
का औसत अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व का, तो वो है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये तो बात हो रही है संपूर्ण विश्व की। अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो औसत में है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत में 382 व्यक्ति जो है वो 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो ये भारत का हो गया और ये विश्व का हो गया 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो विश्व से अधिक है भारत का जनसंख्या घनत्व। फिर हम बात करें कि आप कौन से स्टेट, अपने स्टेट के अनुसार आप बता सकते हो आपके जो स्टेट है उसका जनसंख्या घनत्व औसत में कितना है। तो वो आप कमेंट बॉक्स में अपने स्टेट का नाम लिखकर बता सकते हैं। फिर हम आगे बात करें, सबसे अधिक से हम बात करेंगे, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिणी मध्य एशिया में निवास करता है। उसके बाद में पूर्वी एशिया में उससे कम, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया में उससे कम। तो ये क्षेत्र के हिसाब से जनसंख्या घनत्व का घटता क्रम यहाँ पर दिखाया गया है। अगले बिंदु की बात करें, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं, कारक हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करें भौगोलिक कारक, मतलब जियोग्राफिक फैक्टर कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम पहले भौगोलिक कारकों का ही अध्ययन करेंगे। भौगोलिक कारक में आएंगे, एक तो स्थलाकृति आ जाएगी, मतलब जो अपनी पृथ्वी है उसकी आकृति कैसी है। तो ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है। दूसरा है जलवायु, अपने क्षेत्र की जो जलवायु कैसी है वो भी भौगोलिक कारक ऐसा है जो जनसंख्या को प्रभावित करेगा। फिर है मृदा, मतलब मिट्टी। फिर है जल, यहाँ का जल कैसा है। फिर है खनिज। तो ये सभी कारक जो है ये भौगोलिक कारक में ही आते हैं। फिर सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, वो ऐसे और कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले भौगोलिक कारकों का ही अध्ययन करेंगे। तो स्थलाकृति, जो धरती है वहाँ पर कैसी उसकी आकृति है जहाँ पर अधिक लोग निवास करते हैं। तो यहाँ हम बात करें, लोग मैदानी भागों में रहना सबसे अधिक पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर खेती करने के लिए उपजाऊ मिट्टी होती है, रहन सहन के लिए सारी अनुकूल दशाएं वहाँ पर होती हैं। तो वो मैदानी भागों में अधिक जनसंख्या निवास करती है क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ये सब कुछ सुविधाएं अगर इंसान को मिलेंगी तो वह इंसान वहीं रहना पसंद करेगा। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र है। तो जहाँ गंगा का मैदान है वहाँ पर हमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिखाई देगा, वहीं पर सबसे अधिक लोग निवास करेंगे। दूसरा कारक हमने भौगोलिक कारक में पढ़ा था जलवायु, मतलब लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी हो, तो ना तो वो अधिक गर्म हो और ना अधिक ठंडी हो, मतलब अनुकूल मौसम हो, अनुकूल जलवायु हो, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। जैसे कि सहारा मरुस्थल है, रूस के ध्रुवीय प्रदेश हैं, कनाडा और अंटार्कटिका जैसे ये गर्म और ठंडे, जो अधिक गर्म और अधिक ठंडे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लोग कम बसना पसंद करते हैं। तो ना अधिक गर्मी हो ना अधिक सर्दी हो, ऐसी जलवायु लोगों के रहने के लिए अनुकूल मानी जाती है। फिर हम मृदा, मिट्टी की बात करें तो भारत के गंगा और ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, चीन की हांगही और चांगजियांग तथा मिस्र के नील नदी के जो क्षेत्र हैं वो उपजाऊ मैदान माने जाते हैं और वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या बसी हुई है, मतलब सर्वाधिक जनघनत्व वहीं हमें देखने को मिलता है। तो ये भारत, चीन और मिस्र की बात यहाँ पर हो चुकी है। अब हम आगे बात करें तो आगे हम चलें तो इसमें है जल। अगला जो भौगोलिक कारक है वो है जल का। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र माने जाते हैं, मतलब नदी घाटियों के किनारे पर अधिक लोग निवास करते हैं तो वो अधिक घने बसे क्षेत्र माने जाते हैं। जबकि मरुस्थल जो है
वहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है। वहाँ पर जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम निवास करती है। मतलब जो सुनसान इलाका हो, जंगल हो, वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर उनको पानी उपलब्ध नहीं होता है। फिर है खनिज। अंतिम जो भौगोलिक कारक है उसमें खनिज आता है। दक्षिणी अफ्रीका की जो हीरे के खाने हैं और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। मतलब जहाँ पर हीरे की खान है, तेल की खोज हो चुकी है, वहाँ पहले विरल निर्जन वो स्थान था और अब वहाँ पर लोग रहना पसंद करने लगे, क्योंकि वहाँ पर उनको रोज़गार मिलने लगा। तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व अभी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। फिर हम ये तो हो गए भौगोलिक कारक। अब हम अगले कारक की बात करें जो जनसंख्या को प्रभावित करता है, वो है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में हम बात करें अच्छे आवास, मतलब अपना जो आवास है वो अच्छा होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं व्यक्ति को जहाँ पर अधिक मिलेंगी, तो ऐसे क्षेत्रों में लोग अधिक रहना पसंद करेंगे, जहाँ पर अच्छा आवास उपलब्ध हो, शिक्षा की व्यवस्था हो और हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिले, तो वहाँ पर लोग रहना अधिक पसंद करेंगे। अगला जो कारक है वो है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक में हम बात करें तो इसमें हम देखें तो वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी धर्म व संस्कृति महत्ता वाले बसे क्षेत्र माने जाते हैं। तो यहाँ पर यह सांस्कृतिक कारक हमने देख लिए। अब हम अंतिम जो जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है वो है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में क्या आता है? औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। जहाँ पर इंडस्ट्री अधिक होगी वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करेगी। ओसाका जो जापान में है और मुंबई जो भारत में स्थित बड़े शहर है वो अधिक जनसंख्या के कारण प्रसिद्ध है। वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो हम देख सकते हैं सर्वाधिक पाया जाता है। फिर हम बात करें जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है कि एक निश्चित अवधि के दौरान, मतलब एक निश्चित अवधि, एक साल, एक महीना, एक दिन, ऐसी निश्चित अवधि, उसमें लोगों की संख्या में परिवर्तन, वो जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। निश्चित अवधि कितनी भी मान लें, उस निश्चित अवधि के अनुसार, उस निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में जो परिवर्तन हमें दिखाई देगा, जो चेंजमेंट हमें दिखाई देगा, वो जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। 1804 ईस्वी में विश्व की जो जनसंख्या थी वो 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों के बाद हम बात करें तो 1804 ईस्वी के बाद में 150 वर्ष हम और जोड़ें तो ये 1954 हो जाएगा। तो 1954 वर्ष ईस्वी के बाद में ये जनसंख्या जो है ये 3 अरब हो चुकी। मतलब 150 वर्ष बाद में ये जनसंख्या बढ़ने लगी और ये 3 अरब हो चुकी। इसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। मतलब जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से वृद्धि करती है, बढ़ती है, तो वो जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। 1999 ईस्वी को 6 अरब ये जनसंख्या हो गई है। इस वृद्धि का जो प्रमुख कारण है वो माना जाता है खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों तक लोगों की अधिक पहुंच। मतलब ये वृद्धि का प्रमुख कारण माना जाता है। मतलब खाद्य आपूर्ति लोगों को होने लगी है और जो लोग बीमार होकर मर जाते थे वो भी अब औषधियों के कारण जिंदा रहने लगे हैं, जिसके कारण ये जनसंख्या बढ़ी है और ये जनसंख्या विस्फोट हुआ है। और क्या है इसके कारण? वो है जन्म दर एवं मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर माना जाता है। मतलब जो जन्म दर और मृत्यु दर, बर्थ रेट और डेथ रेट, इसको हम किस प्रकार मापते हैं? तो इसको 1000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से इसको मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। किसी क्षेत्र में कोई लोग या इंसान आ चुका है या वहाँ से जा चुका है तो वो क्या कहलाएगा? प्रवास कहलाता है। इससे क्या होता है? जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। मतलब जो मान लो अपना घर है, उस घर में कोई आ जाएगा
तो सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो जनसंख्या में परिवर्तन हो गया। या अपने घर में जितने सदस्य हैं उनमें से एक कोई बाहर कमाने चला जाता है तो हम देखेंगे अपनी जो घर की जनसंख्या है, मतलब लोगों की जो संख्या है उसमें कमी आई है, तो वो भी क्या है, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच, मतलब दो देशों के बीच, या तो लोग एक ही देश में या फिर एक देश से दूसरे देश, इनके बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। मतलब रोजगार के लिए लोग विदेशों में भी जाते हैं। देश छोड़ने वाले उत्प्रवासी, मतलब जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में कमाने जाते हैं तो वो तो उत्प्रवासी कहलाते हैं। और दूसरे देश से अपने देश में कमाने आने वाला जो है वो आप्रवासी कहलाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में भीतरी प्रवास या आप्रवास से जनसंख्या क्या हुई है, बढ़ी है, क्योंकि वहाँ पर अधिक लोग पहुँच चुके हैं। जबकि सूडान में लोगों द्वारा बाहर चले जाने से उत्प्रवास हुआ है, मतलब वहाँ जनसंख्या कम हुई है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ स्क्रीन पर आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें विश्व की जनसंख्या जो वृद्धि है वो दर्शाई गई है कि किस प्रकार ये जनसंख्या हर दशक में या निश्चित समय अंतराल के बाद में ये बढ़ी है। जैसे हम बात करें 500 ईसा पूर्व, मतलब एक ईसा है उससे पहले की बात है, तो पहले 500 ईसा पूर्व है, तो 500 ईसा पूर्व में हम बात करें तो ये 100 मिलेनियम ये जनसंख्या थी। बाद में 0 ईसा, मतलब 500 से हम माइनस करते आए, 500 से 499, 498 और -2, फिर -1, फिर 0 पर आए, तो ये 0 ईस्वी यहाँ से शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो पहुँच चुकी थी 170 मिलेनियम। फिर हम 1000 ईस्वी की बात करें तो यहाँ जनसंख्या 205 मिलेनियम पहुँच चुकी थी। फिर हम बात करें 1500 ईस्वी की तो यहाँ पर जनसंख्या जो थी वो 425 मिलेनियम तक हो चुकी थी। तो फिर हम बात करें 1800 ईस्वी की, 1800 ईस्वी में 900 मिलेनियम ये जनसंख्या हो गई। फिर 1900 ईस्वी की बात करें तो 1625 मिलेनियम ये जनसंख्या हो गई, मतलब वृद्धि होती जा रही है। फिर 1950 ईस्वी की बात करें तो 2500 मिलेनियम ये जनसंख्या हो गई। 1974 ईस्वी की बात करें तो 4000 मिलेनियम जनसंख्या हो चुकी है। 1999 की बात करें तो 6000 मिलेनियम तक ये जनसंख्या पहुंच चुकी है। फिर हम 2025 की बात करें, मतलब अगले साल की, तो अगले साल में ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी, मतलब ये लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये 6000 मिलेनियम से बढ़कर या तो 8000 या 9000 तक ये पहुंच सकती है। तो ये जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने का ग्राफ यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अगले बिंदु की हम बात करें, उत्प्रवास में क्या होता है, व्यक्ति एक देश को छोड़ता है जबकि आप्रवास में व्यक्ति नए देश में जाता है। तो ये उत्प्रवास और आप्रवास क्या होते हैं, इस बिंदु में आपको अच्छी तरह समझाया गया है। अगले बिंदु में हम बात करें, जीवन प्रत्याशा उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है कि एक व्यक्ति कितने वर्षों तक जिंदा रहता है, तो उसमें उसका एवरेज निकाला गया है, तो वो जीवन प्रत्याशा कहलाता है। जन्म और मृत्यु जो है ये जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण माने जाते हैं। मतलब ये प्रकृति की देन है, कोई इंसान का जन्म होता है और किसी व्यक्ति की डेथ होती है, ये प्राकृतिक कारण माने जाते हैं। एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है वो प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। मतलब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो नेचुरल ग्रोथ रेट कहलाती है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। रोजगार के अवसरों के कारण भी जनसंख्या परिवर्तन, मतलब प्रवास होता है। मतलब रोजगार के लिए लोग क्या करते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं। तो यहाँ आपको प्राकृतिक वृद्धि दर दर्शाई गई है। मतलब जन्म दर अधिक होगी, मृत्यु दर कम होगी, तो प्राकृतिक वृद्धि दर आएगी। जब दोनों समान हो जाएंगी तो संतुलन
एक जैसा हो जाएगा, बैलेंस बन जाएगा। और अगर मृत्यु दर अधिक हो गई, जन्म दर कम है, तो वो ऋणात्मक वृद्धि दर मानी जाएगी। फिर हम बात करें जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम बात करें केन्या जैसे देश में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है, उच्च है। वहाँ जन्म भी ज़्यादा का होता है और मृत्यु भी ज़्यादा की होती है। किंतु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने के कारण वहाँ पर मृत्यु दर में क्या हुई है, कमी आई है। कि पहले लोग बीमारी की वजह से ज़्यादा मर जाते थे, डेथ हो जाती थी। वो अब उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने लगी, तो व्यक्ति जो है, वहाँ के जो इंसान हैं, उनकी डेथ में कमी आई है। तो वहाँ पर क्या हुआ है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जिससे जनसंख्या में वहाँ की केन्या की वृद्धि दर बढ़ रही है। यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो मंद रही है, क्योंकि अगर नीचे जन्म दर रहेगी तो क्या होगा, वृद्धि दर मंद रहने वाली है। यहाँ स्क्रीन पर आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या स्थिर। जनसंख्या वृद्धि में क्या होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पलड़े में जन्म दर है और इस पलड़े में मृत्यु दर है। मतलब मृत्यु दर यहाँ 2 है और जन्म दर 5 है, तो ज़्यादा कौन सा हुआ, ज़्यादा भारी कौन सा हुआ, जन्म वाला हुआ। तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि हो रही है, मतलब मृत्यु दर जहाँ कम हो और जन्म जहाँ पर अधिक हो, कि बच्चे जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो और मरने वालों की संख्या कम हो, तो वो जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। तो ये जनसंख्या वृद्धि है। दोनों का बैलेंस स्थिर कैसे रहेगा, दोनों में समान हो, उतने ही जन्म लेने वाले हो
यहाँ आपको स्क्रीन पर जो पिरामिड दिखाई दे रहा है, ये यहाँ प्रतिशत औसत में प्रतिशत दिया गया है नीचे। इधर आयु वर्ग जो है वो वर्ष में दिया गया है। इधर वाला हिस्सा स्त्रियों को दर्शा रहा है और इधर वाला पुरुषों को दर्शा रहा है। तो आप देख सकते हो 0 से 4 वर्ष आयु, नीचे 2, 4, 6, 8, 10 ये तो पुरुष हैं इधर वाले, और इधर वाले 0, 2, 4, 6, 8, 10 महिलाएं हैं। तो आप देख सकते हो कितने पुरुष हैं और इधर कितनी महिलाएं हैं। 0 से 4 वर्ग, 5 से 9 वर्ष और 10 से 16 वर्ष, ये सभी कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ 60 से 64 का ये जो है ये डॉट यहाँ पर लाइन खींची हुई है। तो आप इसके अनुसार देख सकते हो स्त्री और पुरुष कितना आयु वर्ग वर्ष है और ये कितना प्रतिशत है। फिर हम बात करें भारत में मृत्यु दर जो है विशेषकर छोटे बच्चों के लिए है वो कम हो रही है। तो जो छोटे बच्चे हैं वो उनकी जल्दी डेथ हो रही है। तो ये भारत की स्थिति यहाँ पर बताई गई है। जो युवा आयु वर्ग का पिरामिड है वो इसमें चौड़ा है। यहाँ युवा जो है वो अधिक होने का अर्थ है मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति। तो ये दर्शाता है आयु वर्ग का जो पिरामिड चौड़ा होता है। तो ये पिरामिड हम देखेंगे, भारत का पिरामिड आपको दिखाएंगे। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जो है ये युवा जन राष्ट्र के भविष्य होते हैं। तो ये जो युवा वर्ग है उनकी ये विशेषताएं, ये लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। वो कुशल होते हैं, उत्साही होते हैं, आशावादी होते हैं और उनकी जो दृष्टि होती है वो बिल्कुल पॉजिटिव सकारात्मक होती है। केन्या जैसे देश में जन्म व मृत्यु दर दोनों ही क्या है, ऊंचे हैं। बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी वहाँ पर क्या है, हाई है। तो दोनों ही हाई है, अर्थात बहुत ही कम लोग वहाँ पर वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापे की अवस्था तक बहुत ही कम लोग वहाँ पहुँचते हैं। इनका पिरामिड जो है वो नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर तीव्रता से वो सकरा होता जाता है। तो भारत का और ये केन्या का पिरामिड हम आपको दिखाएंगे। फिर बात करें जापान, तो जापान का पिरामिड भी है। जापान जैसे देश में कम जन्म दर के कारण आधार वहाँ पर सकरा है, मतलब नीचे से वो सकरा है, और मृत्यु दर की कमी के कारण अधिक लोग वर्ध आयु तक वहाँ पर पहुँच जाते हैं, मतलब उनकी जीवन प्रत्याशा जो है वो अधिक है। तो यहाँ हम आपको 3 पिरामिड दिखाएंगे। पहला भारत का दिखाएंगे, दूसरा केन्या का और तीसरा जापान का। इन तीनों में क्या अंतर है आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो पिरामिड आपको दिखाई दे रहा है ये भारत का पिरामिड है। यहाँ पर स्त्री और पुरुष वो दिखाए गए हैं। नीचे प्रतिशत दिखाया गया है, 0% से इधर भी 2% पुरुष, इधर 2% महिलाएं, इधर 4% पुरुष, इधर 4% महिलाएं, इधर 6% पुरुष, इधर 6% महिलाएं। तो एक साइड में पुरुष और एक साइड में महिलाएं यहाँ दर्शाई गई है। फिर इधर आयु वर्ग यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं 60 से 64 और 65 से 69 आयु वर्ग के बीच में ये पिरामिड जो है ये यहाँ पर ये दर्शाया गया है। तो ये भारत का पिरामिड नीचे से चौड़ा और ऊपर होता जाता है ये सकरा। तो ये भारत के पिरामिड की विशेषता है। अब हम केन्या का पिरामिड देखें। यहाँ स्क्रीन पर आप केन्या का पिरामिड देख रहे हैं। यहाँ पर जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा है, जन्म दर भी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं नीचे ये प्रतिशत है, इधर आयु वर्ग है, इधर पुरुष है, इधर स्त्री है। तो यहाँ जन्म बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही यहाँ क्या है, हाई है। तो यहाँ का पिरामिड बहुत जल्दी से ऊपर से सकरा होता जाता है। अब हम आपको जापान का पिरामिड दिखाने वाले हैं। अब यहाँ स्क्रीन पर आप जापान का पिरामिड देख सकते हैं। यहाँ नीचे प्रतिशत दिया गया है 0, 2, 4, 6, 8, 10 दोनों साइड में, एक साइड में पुरुष का, एक साइड में महिलाओं का। फिर इधर आयु वर्ग दिया गया है। तो आप तीनों का जो बिंदु हमने लास्ट में बताया है वो इन तीनों पिरामिडों को दर्शाता है। आप वीडियो को दोबारा रिवर्स करके आप देख सकते हैं कि तीनों पिरामिडों में क्या अंतर है। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक पाठ्य सामग्री
मिलेगी जो पूर्णतः एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित होगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।